हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। और आज के लेक्चर में हम जानेंगे क्लास 11th केमिस्ट्री के इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, हिंदी में बोले तो पर्यावरणीय रसायन, जो कि हमारा चैप्टर नंबर 14 है और यही हमारा क्लास 11th का लास्ट चैप्टर है। जो हमारा पार्ट 2 जो बुक आता है उस पार्ट 2 बुक उसमें है, पार्ट 2 उस बुक में है। ये चैप्टर नंबर 14 और आज हम इसको जानेंगे, पढ़ेंगे अच्छे से। तो समझे पर्यावरण रसायन विज्ञान की ऐसी शाखा जिसमें पर्यावरण में हो रही रासायनिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, उसे पर्यावरण रसायन कहते हैं। इसमें हम लोग इसका इंट्रोडक्शन जानेंगे, उसके बाद प्रस्तावना और उसके बाद पर्यावरण के 4 घटक हैं। वातावरण के घटक, इसमें सभी गैस हैं जो धरती पर जीवन के लिए जरूरी है। इसमें जल वाष्प है जो जीवन के लिए जरूरी है। इसमें उपस्थित ओजोन, जो कि हम लोग O3 से डिनोट करते हैं, उसको ओजोन कहा जाता है, जो समताप मंडल में पाया जाता है। 99.5% हानिकारक अल्ट्रावायलेट किरणों, यूवी है मतलब अल्ट्रावायलेट किरणों के अवशोषण के लिए जिम्मेदार होता है। उसके बाद है यह सूर्य से आने वाली अवरक्त मीन्स इंफ्रारेड किरणों को अवशोषित करता है ताकि पृथ्वी का ताप संतुलन बना रहे। पर्यावरण प्रदूषण एवं पर्यावरण प्रदूषक, प्रदूषण है और यह प्रदूषक है, दोनों को जानेंगे, पर्यावरण के प्रदूषण को और पर्यावरण के प्रदूषक को। मानव के द्वारा या फिर प्राकृतिक स्रोत द्वारा वायु, जल या मिट्टी में अयोग्य पदार्थ का मिलान, अयोग्य पदार्थ का मिलान होने से जो पर्यावरण खराब होता है उसे पर्यावरण प्रदूषण कहते हैं। अयोग्य पदार्थ जो कि पर्यावरण में मिलाए जाते हैं उन्हें प्रदूषक कहते हैं। प्रदूषण के कारण तीव्र बढ़ती हुई आबादी, तीव्र गति से शहरीकरण, अधिक मात्रा में औद्योगिकीकरण, कृषि में कीटनाशकों का प्रयोग, ये सब हमारा कारक है। ये सब हमारा कारक है किसका? प्रदूषण का। अब प्रदूषक के प्रकार, प्रदूषक के कौन कौन प्रकार हो सकते हैं? तो बेसिकली हम 2 प्रकार से कह सकते हैं, एक बायोडिग्रेडेबल और एक नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स। बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स और नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स मीन्स विभाज्य और अविभाज्य। चलिए इसको हम और डिटेल में जानने की प्रयास करें कि बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या होता है। लेट्स गो। तो सबसे पहला हमारा डिग्रेडेबल नहीं होना चाहिए, बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स, बायोडिग्रेडेबल, यहाँ पर डी गलत है, वहाँ पर भी डी गलत था। बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स मीन्स प्रदूषक पदार्थ जो कि सूक्ष्म जीवाणु द्वारा अपघटित हो जाते हैं, जैसे काउडक्स, जो काउडक्स मीन्स हुआ जैसे गाय जो गोबर करते हैं उसे ही काउडक्स कहा जाता है। ये हानिकारक नहीं है, परंतु पर्यावरण में अधिक मात्रा में होने पर वे पूर्णतया अपघटित नहीं हो पाते हैं एवं फिर प्रदूषक बन जाते हैं। उदाहरण सब्जियों के त्याज्य भाग, मतलब जो काट कूट के हम फेंकते हैं उसको फिर छोटा छोटा जीवाणु बैक्टीरिया सब उस पर लग के उसका मीन्स
उसका जो है अपघटन करते हैं, और अपघटन करने से उससे प्रदूषण फैलता है। जिस प्रकार काउडक्स में होता है उसी प्रकार सब्जियां, खराब सब्जियां जो फेंकते हैं उसमें भी होता है। नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स ऐसे पदार्थ जैसे मरकरी, एल्युमिनियम, डीडीटी जो कि सूक्ष्म जीवाणुओं के द्वारा अपघटित नहीं होते हैं, ऐसे पदार्थों की कम मात्रा भी पर्यावरण के लिए हानिकारक है। ये पदार्थ पर्यावरण में उपस्थित अन्य यौगिकों से क्रिया कर और हानिकारक यौगिक बनाते हैं। उदाहरण डाइक्लोरोडाइफिनाइल, डाइक्लोरोडाइफिनाइल, ट्राइक्लोरोएथेन। ये क्या था? डीडीटी का फुल फॉर्म। डीडीटी यहाँ पर था ना, डीडीटी, इसका फुल फॉर्म होता है डाइक्लोरोडाइफिनाइल ट्राइक्लोरोएथेन, डीडीटी। प्लास्टिक निर्मित अनेक पदार्थ, भारी धातुएं, अनेक रसायन तथा नाभिकीय अपशिष्ट आदि, ये सभी हमारा नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स में आते हैं। ये सब उसी का उदाहरण था। प्रदूषण के प्रकार। पर्यावरण के भागों के आधार पर डिपेंडिंग ऑन द पार्ट ऑफ द एनवायरनमेंट पोल्यूटेड, पहला नंबर आ जाएगा वायु प्रदूषण, दूसरा जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण या भूमि प्रदूषण। तो ये तीन मुख्य रूप से तीन हैं। चलिए इसको और डिटेल में जानने का प्रयास करें हम लोग। एयर पोल्यूशन, हवा में अवांछित पदार्थ के मिलने से हवा की गुणवत्ता में आने वाली कमी ही वायु प्रदूषण कहलाती है। फर्स्ट, वायु प्रदूषक के मुख्य स्रोत प्राकृतिक स्रोत, नेचुरल रिसोर्स, यहाँ पर रिसोर्स होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए CO, ये क्या है? CO किस चीज़ को डिनोट करता है जानते हो? कार्बन मोनोऑक्साइड। ये क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड। हाइड्रोजन सल्फाइड, सल्फर डाइऑक्साइड, SO2, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, जंगल की आग। मैन मेड एयर पोल्यूशन और सोर्स ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटी, कृत्रिम स्रोत में आ जाता है ईंधन का जलना, जिससे जहरीली गैस बनती है, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन की ऑक्साइड। वाहनों में गैसोलीन का दहन, वाहनों में कार्बन मोनोऑक्साइड एवं नाइट्रोजन के ऑक्साइड NO2 निकलते हैं। जंगल को मिटाने से कार्बन डाइऑक्साइड की प्रतिशतता बढ़ती है एवं ऑक्सीजन की प्रतिशतता घटती है। तीव्र औद्योगिकीकरण, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और NO का धुआं वायु में मिलता रहता है और उद्योगों के कारण 20% यानी 20% वायु प्रदूषण होता है। कृषि के कारण मिट्टी में कीटाणु नाशक मिलाने से वे दुर्गंध देते हैं एवं जानवरों तथा मानव के स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। युद्ध के समय, युद्ध में प्रयुक्त नाभिकीय हथियार हानिकारक किरणों उत्सर्जित करते हैं। जैसे आप लोग तो जानते ही होंगे, जब अमेरिका ने जापान के ऊपर परमाणु बम गिराया था तो वहाँ कितना ज़्यादा प्रभावित हुआ था, क्योंकि ये सब नाभिकीय परमाणु बम जो है वो नाभिकीय ऊर्जा से
चलता है ना, इसलिए उससे जो है बहुत एकदम क्या कह सकते हैं कि बहुत उसका किरण, उससे जो किरणें निकलती है वो बहुत हानिकारक होती है मानव के लिए, और वो डैमेज करते हैं हमारे डीएनए को, डीएनए यानी जीन को, जो हमारे वंशागत आगे भी प्रभावित करते रहते हैं। ये बहुत हानिकारक होता है। ये युद्ध के समय में भी, युद्ध के समय में ये हो जाता है, नाभिकीय हथियार का हानिकारक किरणें। और आगे वायु प्रदूषक, कार्बन मोनोऑक्साइड एज पॉल्यूटेंट्स, या मुख्यतः मोटर वाहनों से कार्बन के अपूर्ण दहन के कारण धुएं के रूप में उत्पन्न होती है। यह हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन की अपेक्षा अधिक प्रबलता से संयुक्त हो जाती है तथा कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है, जो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से लगभग 300 गुना अधिक अस्थायी संकुल है। जब रक्त में कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन की मात्रा 3 से 4% तक पहुंच जाती है, तब रक्त में ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता काफ़ी कम हो जाती है, और इससे जब शरीर में ऑक्सीजन जाएगा ही नहीं तो आदमी जी कैसे पाएगा, और तब उस व्यक्ति की मौत हो जाती है। कार्बन मोनोऑक्साइड ये जो है बहुत जहरीली गैस से होती है। इसके मात्र 3 से 4% हमारे शरीर में अगर चला जाए तो ये हमारे लिए बहुत डेंजरस हो सकता है। हम लोग सांस ही नहीं ले पाएंगे अगर कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे अंदर 3 से 4% रह जाए। इसीलिए तो कहा जाता है कि ठंडा के समय में घर बंद करके घूरा नहीं तापना चाहिए, यानी आग जलाकर नहीं हाथ सेकना चाहिए घर बंद करके, क्योंकि उसका जो धुआं निकलता है वो पूरा रूम में ही रह जाता है, और उसमें वो कार्बन डाइऑक्साइड रहता है, तो उससे भी हम लोग प्रभावित हो सकते हैं। इसलिए कहा जाता है कि घर बंद करके आग नहीं जलाना चाहिए, आग नहीं तापना चाहिए ठंडी के समय में। अब आगे कार्बन मोनोऑक्साइड का क्षय। वातावरण में कार्बन मोनोऑक्साइड अधिक मात्रा में मिलती है, परंतु वातावरण में कार्बन मोनोऑक्साइड अधिक मात्रा में नहीं हो पाती है, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड सूक्ष्म जीवाणुओं द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाती है। ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है ये सूक्ष्म जो जीवाणु बैक्टीरिया सब होता है उसके द्वारा ये जो है ना वातावरण में, हमारे सराउंडिंग में, ये कार्बन मोनोऑक्साइड से कन्वर्ट हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड में। सूक्ष्म जीवाणु यानी बैक्टीरिया कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए सिंक की तरह कार्य करते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड के हानिकारक प्रभाव। पहला प्रभाव, कार्बन मोनोऑक्साइड जहरीली है, क्योंकि यह जहरीली है और यह जो है आरबीसी के हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन की तुलना में 300 गुना अधिक आसानी से क्रिया कर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है। एक कारण ये हुआ। दूसरा, ऑक्सीजन की कमी से सर दर्द होने लगता है। कभी कभी होता है ना, अचानक कोई कारण नहीं होता है लेकिन हम सबका सर दर्द करने लगता है। एक यह भी कारण होता है कि शायद आपके शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा परिपूर्ण नहीं हो पा रहा है, इसलिए आपका शरीर, यानी शरीर नहीं, सर दर्द करने लगा हो। ये भी कारण होता है ऑक्सीजन की कमी से सर दर्द, हेडेक। नेत्र दृष्टि की क्षीणता, जिसे हम वीक आईसाइट कहते हैं। तंत्रिकीय आवेग में न्यूनता, हमारा नर्वस सिस्टम जो है वो भी धीरे धीरे काम करना बंद करने कमी महसूस होने लगता है, उसमें भी कमजोरी महसूस होने लगता है तंत्रिकीय आवेग में। हृदय वाहिका में तंत्र अव्यवस्था, हृदय
आदि की विसंगतियाँ हो जाती है। ये सब किसके वजह से होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से। अब है गर्भवती महिलाओं के रक्त में कार्बन मोनोऑक्साइड की बड़ी मात्रा कालपूर्व जन्म कालपूर्व मतलब समय से पहले। ये तो बहुत डेंजरस है कार्बन मोनोऑक्साइड ये गर्भवती महिलाओं के लिए, क्योंकि अगर गर्भवती महिला के शरीर में कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा चली जाए तो उसके बच्चे का जन्म समय से पहले करवा देता है। ये तो इतना डेंजरस है। स्वतः गर्भपात तथा बच्चों में विरूपता का कारण है। ये तो आम बात है कि भाई अगर समय से पहले कोई बच्चा अगर जन्म ले रहा है तो उसमें विरूपता ज़रूर हो सकता है होना। ये तो समझना आसान है, क्योंकि समय से पहले कोई बच्चा का जन्म होना ये एक प्रकार की विरूपता ही है। उसके बाद बी नंबर है हाइड्रोकार्बन। अधिकांश हाइड्रोकार्बन कैंसरजन्य होते हैं, अर्थात इसके कारण कैंसर होता है या पौधों में काल प्रभावन ऊतकों के निम्नीकरण तथा पत्तियों, फूलों एवं टहनियों में छाया द्वारा हानि पहुंचाते हैं। कौन? हाइड्रोकार्बन। प्राकृतिक स्रोत। पहला, मिट्टी में उपस्थित कार्बन यौगिकों का विघटन। ये जो है बैक्टीरिया के द्वारा मीथेन और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। कृत्रिम स्रोत। इसमें जो है कार्बनिक यौगिक के वाष्पीकरण से। और सी नंबर है सल्फर यौगिक। जीवाश्म ईंधन के दहन के परिणाम स्वरूप सल्फर के ऑक्साइड उत्पन्न होते हैं। इसमें प्रमुख स्पीशीज सल्फर डाइऑक्साइड, जो कि एक गैस है तथा मनुष्य एवं जंतुओं के लिए विषैली है। सल्फर यौगिक ये विषैली है मनुष्य एवं जंतुओं के लिए। उसके बाद है सल्फर के यौगिकों के हानिकारक प्रभाव। पहला, सल्फर डाइऑक्साइड की सूक्ष्म सांद्रता मनुष्य में विभिन्न श्वसन रोगों जैसे अस्थमा, श्वसनी शोथ, एम्फाइसीमा आदि के कारण होती है। अब आगे सल्फर डाइऑक्साइड के कारण आँखों में जलन होती है, जिससे आँख लाल हो जाती है तथा आंसू आने लगते हैं। किसके वजह से? सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से। तीसरा नंबर कारक, सल्फर डाइऑक्साइड की उच्च सांद्रता फूलों की कलियों में कड़ापन उत्पन्न करती है, जिससे ये पौधों से शीघ्र गिर जाती है। सल्फर ऑक्साइड का अनुत्प्रेरकीय ऑक्सीकरण के एक धीमी प्रक्रिया है, परंतु प्रदूषित वायु जिसमें कणिकीय द्रव होते हैं वायुमंडल में उपस्थित सल्फर ट्राइऑक्साइड की ऑक्सीजन प्रक्रिया को उत्प्रेरित करते हैं। देखिए यहाँ पर ये इक्वेशन लिखा गया है, बैलेंस किया गया है। सल्फर डाइऑक्साइड ये गैस की मात्रा में है और ऑक्सीजन से ये अभिक्रिया करता है और सल्फर डाइऑक्साइड बनता है फिर से। इस अभिक्रिया की प्रगति वायुमंडल में उपस्थित
ओजोन तथा हाइड्रोजन परऑक्साइड द्वारा बढ़ जाती है। देखिए, सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन से क्रिया किया, सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, सल्फर डाइऑक्साइड ये H2O2 से क्रिया किया और H2SO4 ये H2SO4 ये क्या है, ये एक एसिड भी है, एक एसिड है। तो अब हम अगले वीडियो में हम लोग नाइट्रोजन यौगिक के बारे में जानेंगे और फिर कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नया उमंग और जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, जय हिंद।